नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लगातार कल से एक खबर सुन रहे होंगे, मन में कई सारी आपके पास चीजें चल रही होंगी कि सर 40,000 से ज्यादा नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है डाक विभाग में। क्या क्या प्रोसेस होने वाला और इसके लिए आपकी क्या कोई परीक्षा देनी है कि नहीं देनी, अगर परीक्षा नहीं देनी तो क्या इसके लिए हमारे पास कोई इंटरव्यू देने वाला है कि नहीं देने वाला है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक बार शुरुआत करेंगे वीडियो को और कंप्लीट डिटेल समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या जरूरी है अगर हम डाक विभाग में भर्ती होना चाहते हैं, तो सारी जानकारी समझेंगे। देखिए भाई, डाक विभाग में इससे पहले भी आपको भर्तियां देखने को मिलती हैं और लगातार जैसे पहले कहा जा रहा था कि लगभग 38,000 के आसपास पद देखने को मिले थे, एक वीडियो में कही भी गई थी ये बात, और वो फाइनली 40,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इस डाक विभाग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुल भर्ती बहुत शानदार आ चुकी है, यानी कि 40,000 से ज्यादा नए पद आपको देखने को मिल रहे हैं डाक विभाग में। अब इस 40,000 से ज्यादा जो नए पद आपको देखने को मिलेंगे, इसमें जो आप अप्लाई कर पा रहे होंगे वो अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 27 जनवरी से ही ये 16 फरवरी के बीच बीच में अगर आप हैं तो आप डाक विभाग की इस नई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करने या कुछ भी गलती हो गई, जो भी आपको करेक्शन करना है, तो उस करेक्शन के लिए भी अलग से विंडो खुलता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एमटीएस के लिए भी करेक्शन विंडो खुल रहा है और हर चीज के लिए करेक्शन विंडो खुलता है। तो आपके पास ये करेक्शन विंडो जो है वो 17 से लेकर 19 फरवरी तक खुल जाएगा, यानी अगर आपको कोई भी करेक्शन करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आप अभी जाके उस करेक्शन को कर सकते होंगे। लेकिन ये फॉर्म के भरने के बाद ही होता है। जिस दिन फॉर्म खत्म हो जाएगा, यानी 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर देंगे, इसके बाद 17 से 19 में आपको समय मिल रहा होगा और आप जो है फॉर्म के करेक्शंस को कर सकते हैं। देखिए, कुल मिला के 40,889 पद, एक अच्छा खासा पोस्ट है और अच्छी खासे पोस्ट के लिए कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। ये वाकई में अपने आप में सोचने लायक बात है कि इतने अच्छे खासे पोस्ट के लिए कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। और ये देखते आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। फॉर्म की फीस कितनी होगी? अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपके पास 100 रुपया होगा, ईडब्ल्यूएस वाले भी जुड़ जाइएगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपके पास इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। आप 0 रुपए का फॉर्म भर रहे होंगे और जबरदस्त नौकरी अपनी ले रहे होंगे। अगली बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर हम सारी चीजें समझ रहे होंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अभी तक हमने क्या देखा कि कुल पद हमारे पास 40,889 पद हो गए हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास फॉर्म की फीस 100 रुपया हो चुकी है और हम 16 फरवरी तक का फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इंतजार आखिरी समय तक नहीं करेंगे क्योंकि आपको कम समय देखने को मिला है। एज कितनी चाहिए होगी इस फॉर्म को भरने के लिए? देखिए, एज अच्छी खासी मांगी गई है और उसके बावजूद भी रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी एसटी कैटेगरी के हैं या फिर अदर जो कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है, हर परीक्षा में वही रिलैक्सेशन आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 18 से 40 साल के बीच में आ रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, और मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 40 से ऊपर चले जाते तो अपने आप वहां पे आपको ओवर एज दिखा देता है। तो आपको परेशान नहीं होना कि सर मैं इतने से लेकर इतने डेट ऑफ बर्थ तक हूं तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूं। आप भर सकते कि नहीं भर सकते, ये आपको पता है कि 18 से 40 आपका कब कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही फॉर्म भरेंगे, जैसे एज डालेंगे तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पे ऑलरेडी ओवर एज आपको दिखा देता है। ओबीसी में जो बच्चा है वो 3 साल का रिलैक्सेशन उसको मिलता है, जैसे कि सभी परीक्षाओं में मिलती है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप 45 साल तक भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे बेहतर और अच्छे दिन क्या ही हो सकते हैं। योग्यता बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो सारी बात जरा समझिएगा। सबसे पहला तो ये फॉर्म है वो 10th पास वाला हर बच्चा भर सकता है। अगर आपने 10th पास कर लिया है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहां पर 2-3 शर्तें कही गई हैं। सबसे पहली शर्त है कि आपके 10th में मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताइएगा, क्या आप में से कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसने मैथ और इंग्लिश ना करा हो 10th में? लगभग अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट ही 6 होते हैं, जो खास करके बच्चा यूपी बिहार का हो रहा होगा तो उसमें कुल मिला के आप देखोगे कि मैथ्स और इंग्लिश तो हर जगह आपको देखने को मिलती है। और हो सकता है कहीं कहीं किसी में आपको मैथ्स और इंग्लिश बच्चे ने ना लिया हो, वो बहुत रेयर केस होता है। तो मैथ्स और इंग्लिश आपसे मांगी गई है, लगभग हर बच्चा मैथ्स और इंग्लिश करके आता है, तो ये तो सारे बच्चे इसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, लोकल लैंग्वेज की जानकारी का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती आपको उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिल रही है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए।
मान लीजिए आप बिहार से तो आपको हिंदी आनी चाहिए, मान लीजिए आप गुजरात से हैं तो गुजरात के लोकल लैंग्वेज आपको गुजराती आना चाहिए। इस तरीके से मान लीजिए आप साउथ में हैं तो वहां के हिसाब से कन्नड़, मलयालम वगैरह वगैरह जो भी लोकल लैंग्वेज होती है वो सब आपको आना चाहिए। मतलब लोकल लैंग्वेज की आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं इसमें कि आपको एमएस एक्सेल बनाना आना चाहिए, अब ऐसा भी नहीं इसमें कि आपको एमएस वर्ड बनाना आना चाहिए, मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। डाक विभाग जो पहले पूरी तरीके से ऑफलाइन काम करता था वहां भी सिस्टम लग चुके हैं, वहां भी सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपको कंप्यूटर ही ऑन करना ना आता और आपको यहां पे भर्ती दी जाए। तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ऑन ऑफ करेंगे, कोई भी फाइल हम कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मतलब जितनी भी बेसिक नॉलेज है ना वो सारी आपको आनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो लगभग लगभग एक बार यस या नो बताइएगा कि आप सभी के पास ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं क्या आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, आप मैथ्स और इंग्लिश से 10th करे हैं या नहीं करे। सबके यस चाहिए, जोश आना चाहिए ऐसी ही बात कि हाँ सर हमने करा है। और क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चों को होती है। तो समझ पाए एज हमारे पास क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब आप इस चीज को सोच पाइए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो सारी बातें। नेक्स्ट पे आते हैं कि टोटल भर्ती कहां कहां हमें कितनी देखने को मिल रही है। तो आप इस पूरे पोस्ट को देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और आपको हिंदी आनी चाहिए, जहां पर 7,987 पद आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगला जो आपके पास उत्तराखंड है 889 हिंदी आनी चाहिए। बिहार की भी लोकल को हिंदी माना गया है, छत्तीसगढ़ के भी लोकल को हिंदी माना गया। सब में भर्तियां भी आप देख सकते हैं, दिल्ली में काफी कम भर्ती आई है, राजस्थान में भी हिंदी माना गया है, हरियाणा में भी हिंदी माना गया है, हिमाचल में भी हिंदी माना गया है, जम्मू कश्मीर के तो आपको हिंदी और उर्दू दोनों आनी चाहिए। इसी के अलावा झारखंड में तो हिंदी माना गया। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आपके पास हिंदी और इंग्लिश सारे के सारे पदों को माना गया। मान लीजिए आप कर्नाटक के हैं तो आपको हिंदी नहीं, वहां पे कन्नड़ चलता है तो आपको कर्नाटक के चाहिए। इस तरीके से सारे के सारे पद आपके पास है। और टोटल ये भर्ती आपके पास लगभग 9,000 आपके टोटल भर्ती आपके पास लगभग 40,889 पद देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपने ले ली कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब बातें समझ पाइए। देखिए, अब जो बच्चा डाक विभाग में भर्ती होना चाहता है तो आपको 3 तरह के पद यहां पर देखने को मिलेंगे। 3 तरह के पद देखने को मतलब यह हो गया, सबसे पहले आपको बीपीएम दिखेगा, मतलब कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। और क्या काम करना होगा मैं अभी वो भी बात बता दूंगा कि क्या काम करना होगा, कंप्लीट एनालिसिस के साथ ये वीडियो आपके सामने है। अगर आप बीपीएम के पोस्ट पर जाते हैं, आपका सिलेक्शन बीपीएम पे होता है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं आप, तो आपको 12,000 से लेकर 29,380 तक की सैलरी मिल सकती है। यानी 12,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक ठाक सैलरी, आप यहां से मामला चला सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर कोई भी जैसे एसआई मान लेते हैं तो एक एसआई होता है यानी कि सब इंस्पेक्टर होता है और दूसरा होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसी तरीके से अगर आप बीपीएम बनते तो दूसरी पद यहां पर ए बीपीएम भी दिखाई दे रही है, या डाक सेवक हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर आपकी 10,000 से लेके 24,470 पद आपको 24,470 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। क्या इस सैलरी से बिल्कुल सेटिस्फाई है? देखिए, मैं अगर सच बताऊं तो मेरे पास बीपीएम से मेरी बात हुई है, उनका यह कहना है कि सर काम बहुत कम होता है, लगभग 5 घंटे 6 घंटे, बहुत ज्यादा अगर कर लेते तो कर लेते हैं, बहुत काम नहीं होता नॉर्मल। यहां पर बच्चा सिलेक्शन लेने के बाद यानी यहां पर जॉब करने के बाद वो दूसरा काम भी कर सकता है या अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है, या आपके अगर मन में सपना ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन इसमें कैसे होगा आप ये समझ पाए कि क्या क्या भर्ती देखने को मिल रही है। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी है डाक सेवक। क्या आपको यहां पर सिलेक्शन कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा 10th के मेरिट के आधार पर। देखिए, ये बहुत गलत भी चीज है और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। शायद इस चीज को भी सोचना चाहिए डाक विभाग को कि हम 10th के मेरिट के आधार पर कह दे रहे हैं जो बच्चा उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ा होगा, या जो बच्चा अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा होगा पहले के समय में, क्योंकि आपने एक तो एज 18 से 40 साल मानी है, और जो बच्चा पहले के समय पढ़ा होगा उसे यह बात पता होगी कि स्टेट के बोर्ड परीक्षाओं में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, मार्क्स लाना कठिन है बशर्ते सीबीएसई में लाना।
सीबीएसई वाला बच्चा और आईसीएसई वाला बच्चा आपसे ज्यादा मार्क्स लेके चला आता है और अगर मेरिट के आधार पे भर्ती हो रही होगी, तो क्या सीधे साधे उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का या अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं बोर्ड वाले, क्या उनकी परीक्षाओं में उनको नुकसान हो रहा होगा कि नहीं होगा? ये बात बिल्कुल आप जानते होंगे। तो इस चीज के थोड़ा सा मैं खिलाफ हूं कि इस चीज में वो उनको सोचना चाहिए। कुछ नहीं तो फाइनली जाके एक छोटी सी भी परीक्षा अगर आप करा लेते तो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा पद देखने को मिल जाता और हजारों बच्चा इसमें फॉर्म और भी ज्यादा भर लेता। अभी भी इसमें बहुत फॉर्म भरे जाएंगे। पिछले बार भी जब ये भर्ती आई थी तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, कट ऑफ भी ठीक ठाक गई थी और सिलेक्शन भी बच्चों का हो गया, वो जॉब भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात जरा समझिएगा कि 10th मेरिट पे सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, अगर आपने अपने बोर्ड की परीक्षाओं में 10th वाले में अगर मार्क्स लेकर आप आ गए हैं, मतलब आप में पहले परसेंटेज, पहले होता क्या था कि आपको परसेंटेज मिलता था 10th में कि भाई आपके पास 92 परसेंटेज हो गया तो आपका मेरिट में 92 नंबर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अब चलने लगा है सीजीपीए या अब चलने लगा है ग्रेड सिस्टम, तो अगर आपका ग्रेड या सीजीपीए सिस्टम है तो आपको कैसे परसेंटेज मिलेगा वो अभी मैं यहां से बता देता हूं। लेकिन दूसरी बात कि अगर आपका मान लीजिए कि ग्रेड सिस्टम में भी नंबर दिख रहा है प्लस आपका सीजीपीए भी नंबर दिख रहा है या आपका अगर परसेंटेज भी दिख रहा है, तो जो मान्य होगा वो परसेंटेज वाला नंबर ही मान्य होगा। अगर आपको पता चल गया कि आप इतने में से इतना नंबर ला रहे हैं तो आपका परसेंटेज वाला नंबर ही यहां पर मान्य होने वाला है। देखिए अब कैसे हो रहा है। अगर आपका ग्रेड A1 है तो आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा और 10 का 9.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब जो बच्चा A1 ग्रेड वाला है उसको जो परसेंटेज मिल रहा होगा वो 10 गुणे 9.5 यानी कि 95% आपको मिल जाएगा, जितना भी बच्चा A1 ग्रेड वाला है। अगर आप A2 ग्रेड वाले हैं तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9.5 में। इसी तरीके से B1 ग्रेड वाले 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9.5 में, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। बाकी जिसका परसेंटेज है ऑलरेडी वो परसेंटेज रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आपका उसी के हिसाब से मेरिट बनने वाला है। अगली बात, एज एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे का डी ग्रेड आया था और वो क्या करेगा 4 का मल्टीप्लाई कर लेगा 9.5 में, तो वो कहेगा 19 दूनी 38, यानी कि आपके पास 38% आपका बनेगा। तो ऐसा हम सोच लेंगे और ऐसा ही जो है इन्होंने कहा है कि हम परसेंटेज सिस्टम लेके चल रहे हैं और अगर आपके ग्रेड है पॉइंट्स है जो भी होंगे तो आप वहां पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो 9.5 से करेंगे इस ग्रेड के हिसाब से, जिससे आपका परसेंटेज निकल के चला आएगा। तो आपको अगर ये परसेंटेज की पूरी भाषा समझनी है बहुत आसान है, आप जाइएगा ये डाक सेवा की कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये परसेंटेज की सारी बात समझ में आ जाएगी। अब यहां पर ये भी बात लिखी है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स और ग्रेड दोनों है उसके मार्कशीट में, हो सकता है कई सारा ऐसा बच्चा हो। एक बार जरा कमेंट करो आप सभी कि आपके 10th वाले में कितने परसेंटेज थे 10th की बोर्ड की परीक्षाओं में। कह रहा है कि अगर आपके मार्क्स और ग्रेड दोनों ही हैं तो आपको सिर्फ मार्क्स ही आपके माने जाएंगे और मार्क्स के हिसाब से ही आपकी मेरिट यहां पर बनने वाली है। यह भी बात इन्होंने ऑलरेडी आपसे कह दी है। अब मन में आपके पास हजारों लाखों सवाल आ रहे होंगे जिसको मैं पूरी तरीके से समझूंगा और सबसे पहली बात अब ये जानेंगे कि हमें एक्चुअली में काम क्या करना होता है अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं या डाक सेवक बनते हैं, तो हमें क्या काम करना होता है। तो हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं। देखिए भाई, फिर हम समझेंगे कि हमें फॉर्म भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनेंगे तो देखिए जितना भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन होते हैं आपकी पूरे डाक सेवा में, आपके पूरे डाक विभाग में जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपके ऑफिस में लेन देन होगा, ये काम है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसे देखना। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी सरकारी फाइल है, जो भी चीजें हैं, उनका रख रखाव भी ब्रांच पोस्ट मास्टर के हाथ में होता है। तीसरी चीज है कि आप कई सारी चीजों का वितरण भी करते हैं कि भाई आपने ये चीजें वितरण करी, वो चीजें वितरण करी, ये तीसरी चीज है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं या अगर आप डाक सेवक बनते हैं तो आपको सबसे पहले तो डिलीवरी करनी पड़ जाती है डाकों की। ठीक है, इसमें कहा यह भी जाता है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और लगभग 95% से ज्यादा लोगों को साइकिल चलाना आता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रोड़ा आपको नहीं आना। साइकिल चलाना क्यों आना चाहिए? क्योंकि डाक डिलीवरी जो होगा वो साइकिल से ही मैक्सिमम आपको करनी होती है। इसके अलावा जो टिकट की बिक्री है
ये भी जो काम होगा वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पास होगा या डाक सेवक के पास होगा। अगला, मान लीजिए कोई भी सरकारी सेवाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए कि पोलियो का काम है या कुछ भी काम है, तो आपको उन सभी चीजों का घर घर जाके प्रचार भी करना पड़ सकता है। ये भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है या ये भी डाक सेवक का काम होता है कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, जो भी सरकारी आपके पास चीजें आ रही हैं, उनका जाके घर घर प्रचार करना। तो मुझे लगता है कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है। 18 से 40 एज चाहिए, 10th पास चाहिए, मैथ और इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए, सब कुछ आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कितने प्रतिशत वाले बच्चे यहां पर अप्लाई करें। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि आप जो है वो 70% ला रहे हो तो अप्लाई कर लो, तो क्या ये सही है? क्योंकि 40,889 पद कम तो है नहीं, और कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी इसका क्या भरोसा है? क्या आपको अगर अप्लाई करोगे तो पढ़ के कोई परीक्षा देनी है क्या, कि आपकी दूसरी कोई परीक्षा बाधित हो जाएगी, आप वहां पर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे इसके चक्कर में? नहीं ना, सिर्फ आप अप्लाई करोगे, एक मेरिट जारी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन यहां पर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो कम से कम एक तो आपके पास नौकरी हो जाएगी। तो जब ना कोई पेपर देना, जब ना कोई दौड़ होना, जब ना कोई इंटरव्यू होना, ना ही कुछ होना, तो आपके, मैं ये बोलूंगा कि जितने भी परसेंटेज है ना मेरे भाई, आपके अगर 40% भी है, 30% भी है, 50 भी है, 100 कुछ भी है, आप जरूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर यहां पेपर देना होता तो मैं ये बात बोलता कि 70 से नीचे वाले अप्लाई मत करो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ जाएगा और आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन 12th में कितना परसेंटेज है उससे मतलब नहीं है, खाली 10th के सारे मामले आपको देखे जाएंगे। लेकिन आपको यहां पर कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं कहूंगा आप अप्लाई कर लो, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात आपके यहां पर नहीं आने वाली है। मुझे लग रहा है कि मैंने आप सभी को कंप्लीट तरीके से डाक विभाग में जो भर्ती आई है, जिसको जीडीएस भी कहा जा रहा है, 3 भर्तियां आई हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी योग्यता है, हर एक चीज कंप्लीट तरीके से समझा दिया है। शायद ही आपको किसी वीडियो में ये पूरी जानकारी एक साथ देखने को मिली होगी। अब पूरी तरीके से आप सभी संतुष्ट हो चुके होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। मान लीजिए आपको ग्रेडिंग सिस्टम अभी नहीं समझ में आया, आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से ऑलरेडी आप इस चीज को कर लीजिएगा। मैं भी देखूंगा कि पेपर इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ चीज देखेंगे और बाकी आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जिन्हें इस नौकरी की जरूरत है उनके साथ इस भर्ती को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।